हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 116 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज हम 117 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 44। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो भारतीय संविधान के डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसको न्यायालय में इसके तहत याचिका दायर नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है। तो इनमें से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यह नीति निर्देशक के रूप में है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण या भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा या पर्यावरण का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा यह डीपीएसपी में उल्लेखित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शंस के अनुसार यह संविधान के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु संविधान के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या सामाजिक लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपसी भाईचारे की भावना को उजागर करना, या राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना, या वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, या भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी सभी हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना यह मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपसी भाईचारे की भावना को उजागर करना यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना यह भी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, और भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है हमारे संविधान में। भारतीय नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। तो संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के कौन से भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 के ए में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 के ए में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर, और 42वें संविधान संशोधन में इसे हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, या राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी, या लोकसभा में गठबंधन के नेता को, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? तो 15,000। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह लेता है और उसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद अपदस्थ कर सकता है, यानी कि हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्वासित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है। तो इस शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है, ये भी सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति भारत का वास्तविक शासक होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, या राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, या बहुमत दल का नेता होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पद के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, और आयु कम से कम 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये भी सही है। और उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं भी होनी चाहिए, जो कि सही है। तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं? तो भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहे होंगे तो वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा, और महाभियोग ला सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग करना पड़ेगा, और महाभियोग संसद ला सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का काल सबसे ज़्यादा रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो वह भारत का नागरिक हो, यह आवश्यक है।
35 वर्ष से अधिक आयु हो, यह भी आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य हो या कोई लाभकारी पद पर अधिकारी न हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह लोकसभा का सदस्य हो, यह आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।